जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 339 में। आज तारीख है 5 सितंबर 2020, यानी आज शिक्षक दिवस है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। ठीक, और आप सभी से एक अपील भी आज कि 11 बजे, जो आज के दिन 11 बजे हम लोग जो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ अपने आवाज़ को, बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी की वजह से जो अपनी आवाज़ को उठा रहे, उसी के खिलाफ आज फिर से ट्विटर पे एक कैंपेन है। ठीक है, स्पीकअप के बैनर के साथ एनटीपीसी एग्जाम डेट के लिए। ठीक, तो आप सभी छात्र जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम संख्या में अपने बारे में लिखते हुए 2 लाइन 3 लाइन कि आपकी परेशानी क्या है, एग्जाम समय पे नहीं होता है इस वजह से, और अपनी परेशानी लिखते हुए गवर्नमेंट को ट्वीट करेंगे। और हमारा टारगेट होगा कम से कम 1 करोड़ ट्वीट का, ताकि आज हम फिर से वर्ल्ड रैंकिंग 1 पे पहुंचे, ताकि हमारी बात गवर्नमेंट सुन पाए। और यही आज के लिए आप सभी का टीचर्स डे के तौर पे सबसे बड़ा गिफ्ट भी हम शिक्षकों के लिए होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये गिफ्ट आप हमें जरूर देंगे, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। कौन सी भारतीय सौर ऊर्जा कंपनी विश्व में पहले स्थान पे है? उत्तर है अडानी ग्रीन। अब ध्यान देंगे कि अभी हाल ही में मैरीकॉम कैपिटल द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग जारी करी गई है। ठीक है, और उस रैंकिंग में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति के मालिक के रूप में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? अडानी ग्रीन ग्रुप को। ठीक है, अब जैसे हुआ क्या है कि ये जो अडानी ग्रीन ग्रुप है, ठीक, तो अडानी का अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो 2019 में पूरे अमेरिकी सौर ऊर्जा द्वारा स्थापित कुल क्षमता से भी अधिक है। यानी कि पूरा अमेरिका जितना सौर ऊर्जा स्थापित करता है, उससे ज्यादा अकेले सिर्फ और सिर्फ अडानी के अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड रहा है। ठीक, और यही वजह है कि अडानी ग्रीन ग्रुप भारतीय सौर ऊर्जा कंपनी के तौर पे विश्व में पहले स्थान पर अपना जगह बनाए हुए। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देश का पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित की है। किसने करी है? तो उस आईआईटी दिल्ली ने करा है। अब जब बात आईआईटी दिल्ली की आई है, तो आपको एक प्रश्न याद होगा। अभी हाल ही के दिनों में मैंने आपको बताया भी था कि कोविड को लेकर के जब चाइना से किट आया था, और वो किट आईसीएमआर ने बैन लगा दिया था क्योंकि वो डिफेक्टेड थे, तो बैन लगाने के तुरंत बाद ही आईआईटी दिल्ली ने एक लॉन्च करा था पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक का मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेक्निक। और इस विधि के द्वारा जो हमारा कोविड-19 का जांच है वो बहुत सस्ता हो गया था। ठीक, तो आपसे एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि किसने कोविड-19 जांच के लिए पीसीआर किट डेवलप करा? तो वो करा आईआईटी दिल्ली ने। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1961। ये आप जानकारी के तौर पे रख सकते हैं, ये आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 400 में कितनी भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है? बहुत दुख की बात है कि सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी भारत की टॉप 400 की रैंकिंग में शामिल है। ठीक है, और इसी व्यवस्था को सही करने के लिए हम स्टूडेंट्स को अपनी लड़ाई जारी रखनी है। अब इसमें भी ध्यान देंगे आप कि ब्रिटेन की जो टाइम्स हायर एजुकेशन है, उसके द्वारा विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक, किसके द्वारा? तो ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी करी जाती है। और उसने 2021 का जो रैंकिंग जारी करा है और ओवर वर्ल्ड 400 यूनिवर्सिटीज का, उसमें अपने देश भारत से मात्र 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कौन कौन? तो एक है भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, और एक है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण, यानी आईआईटी रोपण। अब ध्यान देंगे कि भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर का स्थान जो है वो 301 से लेकर 350 के बीच में है, यानी कि हम टॉप 400 में भी लास्ट में है। ठीक, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण यानी आईआईटी रोपण का जो स्थान है वो 351 से 400 के बीच में है। तो हमारी स्थिति हम शामिल होने के बावजूद भी बहुत अच्छे स्थान पे नहीं है। इस चीज को लेकिन आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन है? ध्यान देंगे, इससे पहले रेलवे बोर्ड में कोई सीईओ का पोस्ट नहीं होता था। ठीक है, जो आप वीके यादव पहले पढ़ते थे वही है विनोद कुमार यादव, जिनको कि क्या करा गया, रेलवे बोर्ड का
सीईओ नियुक्त किया गया, ठीक है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ऐसा क्या हो गया कि रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त करना पड़ा? तो ध्यान देंगे कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन, अब हमने अभी बताया ना आपको, वीके यादव का आपने नाम सुना होगा, तो ये पहले क्या थे? हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। कौन? वीके यादव। और इन्हीं को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी मंत्रिमंडल की तरफ से दी जा चुकी है। अब ध्यान देंगे आगे कि चेयरमैन और सीईओ जो होगा वही अब क्या होगा? कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर का भी काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर यानी सीसीओ का काम करेगा। अब यहां पे एक बात आप ध्यान देंगे, रेलवे ने 8 विंग्स को मिला करके एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम करा है, ठीक, यानी काम जारी रखा है, जिससे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी IRMS का नाम दिया गया है, ठीक है। जो ग्रुप बनाने का काम करा गया वो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जिससे क्या नाम दिया गया? IRMS। अब ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों करा जा रहा है, तो ये सुधार रेलवे की जो विभाग वाली व्यवस्था है वो जो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, उसी को सुधार करने के लिए ऐसा काम करने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक, जिसकी वजह से कि अगर IRMS यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को सही ढंग से ला दिया जाएगा तो फायदा क्या होगा कि जो भी रेलवे के कामकाज है वो सही ढंग से, सही समय पे और सही निर्णय के साथ, एक फास्ट स्पीड के साथ काम करा जा सकेगा तथा फ्यूचर की प्लानिंग भी सही तरीके से, रेलेवेंट तरीके से लिया जा सकेगा, ठीक है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने IRMS लाने का प्लान करा है। अब एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे कि IRMS वर्ड पहले भी इंडियन रेलवे के पास था, जिसको हम इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस के नाम से जानते थे, ठीक है। और यहीं पे हम सभी को कंफ्यूजन ना हो कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस होगा IRMS या फिर इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस होगा IRMS। इसी वजह से IRMS यानी इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस जो पहले था उसका नाम बदल करके और क्या कर दिया गया? इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस यानी IRHS कर दिया गया, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदल करके कर दिया गया IRHS यानी इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया गया। वर्तमान में हमारे कौन है रेल मंत्री? तो आप सभी को पता, जो रेल मंत्री हैं वही वाणिज्य मंत्री भी हैं और उनका नाम है पीयूष गोयल, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है करण जौहर। अब ध्यान देंगे कि जो करण जौहर है सभी को पता है ये एक फिल्म निर्माता है, ठीक है, और इन्हीं ने एक पुस्तक लॉन्च करी है। क्या नाम है उसका? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। और ये पुस्तक जो है वो बच्चों के लिए इन्होंने लॉन्च करा है, जिसमें कि जो कहानियां या फिर जो आर्टिकल्स हैं वो चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। और इसको करण जौहर ने एकल अभिभावक यानी कि जैसे देखिए बच्चों के अभिभावक दो होते हैं, एक माता एक पिता, लेकिन इसमें उन्होंने एकल अभिभावक यानी इस या तो सिर्फ माता या तो सिर्फ पिता के तौर पे, तो इन्होंने एकल अभिभावक के रूप में अपने अनुभवों को साझा करा है इस बुक में, ठीक है। अब एक प्रश्न यहां से और भी बन सकता है कि इस बुक का प्रकाशन कौन कर रहा है, ठीक है। तो इस बुक का प्रकाशन करेगा जुगेरनॉट बुक्स द्वारा, यानी कि जुगेरनॉट बुक्स पब्लिकेशन द्वारा इस बुक का प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। एक और भी यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि 2017 में करण जौहर ने एक और पुस्तक लिखी थी, एन अनसुटेबल गाय। क्या लिखा था? एन अनसुटेबल गाय नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखा था। वो क्या था कि वो जो था वो करण जौहर की अपनी जीवनी पे आधारित बुक था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि एक फिल्म निर्माता के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस चीज को आप इन दोनों पुस्तक को ध्यान रखेंगे, एक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव और एक द एन अनसुटेबल गाय। ये दोनों पुस्तकें हैं किसकी? करण जौहर की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कानपुर के पहले मेट्रो लाइन निर्माण पथ पर 650 करोड़ यूरो निवेश करेगा कौन? तो अभी हाल ही में मैंने इस प्रश्न पे आपसे चर्चा भी किया था कि कानपुर में जो मेट्रो लाइन का निर्माण हो रहा है उसमें 650 करोड़ रुपए के लिए हमें यूरोपीय निवेश बैंक जो है
उनके साथ यूपी गवर्नमेंट ने एक संधि करी है या फिर एक बातचीत करके एक समझौता प्रस्ताव किया है, ठीक है, जिसके तहत यूरोपीय निवेश बैंक कानपुर में मेट्रो लाइन के लिए 650 करोड़ रुपए का, रुपए नहीं 650 करोड़ यूरो का निवेश करेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी करेंसी क्या है, यूरो है। तो इतने यूरो का वे निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? उत्तर है हेमंत खत्री। अब ध्यान देंगे आप कि ये जो हेमंत खत्री हैं वो रिटायर्ड कोमोडोर हैं, ठीक है, और यही हेमंत खत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के एमडी और प्रेसिडेंट के रूप में कब से कब तक रहेंगे? तो 1 सितंबर 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और ये किसका जगह लेंगे, ये भी प्रश्न बनता है कि इनसे पहले इस स्थान पे कौन था? तो इनसे पहले इस स्थान पे रिटायर्ड रियर एडमिरल एलवी शरद बाबू थे। कौन थे? एलवी शरद बाबू थे, ठीक है। और उन्हीं का जगह अब कौन ले लिया है? तो उन्हीं के जगह पे आ गए हैं हेमंत खत्री, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए बात करते हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर का है। ये एक प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। तो अभी अभी हमने बताया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कौन सी पहली महिला आईपीएस श्रीनगर में सीआरपीएफ महानिरीक्षक बनी है? और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आईपीएस श्रीनगर में सीआरपीएफ के तौर पे महानिरीक्षक बनी है। और वो कौन बनी है? चारू सिन्हा। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए कि ऐसा पहली बार हुआ है। तो हो सकता है कि ये हमारे प्रश्न का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो नारी सशक्तिकरण पे अपना रुझान ज्यादा दिखा रही है। ऐसा गवर्नमेंट ने शो करने का प्रयास करा है, ठीक है। तो चारू सिन्हा का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और भी आपको याद होगा कि हमने बताया था कि सीआरपीएफ के आईजी बने हैं कौन? आपको याद होगा नाम, पीएस रानीप से। तो उनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप कहां आयोजित होगा? उत्तर है कतर। कहां पे होगा? कतर में। अब एक चीज अगर आपको याद होगा तो इससे पहले जो हुआ था वो रूस में हुआ था, और उससे पहले जो हुआ था वो कहां हुआ था? ब्राजील में, ठीक है। और अगला 2022 में कहां होना है? तो ये होना है कतर में। तो आपसे यहां से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि फीफा विश्व कप जो अभी 2022 से पहले हुआ, ठीक है, वो कहां हुआ था? तो वो हुआ था कहां पे? रूस में। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया लोगो किसने डिजाइन किया? तो आप इनका नाम याद रखेंगे सिर्फ कि रोहित देवगन ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया लोगो डिजाइन करा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? उत्तर है 2022। अब ध्यान देंगे कि जो 2022 में भारत मेजबानी कर रहा है उस समय भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, और इसी अवसर पे भारत चाहता था कि वो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करे, और इस प्रस्ताव को उसने G20 के समक्ष रखा भी था, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन 2022 इटली में होने वाला था। कहां पे? इटली में होने वाला था, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को रखा और उसे स्वीकार भी कर लिया गया। और अब 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का होगा तो अपने देश भारत में होगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। सोनमुरा जो कहां है? त्रिपुरा में। और दाऊद कंडी कहां है? बांग्लादेश में, ठीक है। और जैसे ही बांग्लादेश आपके दिमाग पे है तो अभी याद रखेंगे कि हाल ही में एक दिन का अंतर्राष्ट्रीय शोक हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन? प्रणब मुखर्जी जी, उनके निधन पर बांग्लादेश ने मनाया है। तो इस चीज को भी आप ऐसे ही लिंक कर लेंगे। पढ़ते हैं इस प्रश्न को फिर से। सोनमुरा त्रिपुरा में और दाऊद कंडी बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी से गुजरेगी? उत्तर है गोमती नदी से। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे देखिए रोडवेज जो हो गए, वाटरवेज जो हो गए, एयरवेज जो हो गए, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे लिए जो है एक वाटरवेज है, और ये वाटरवेज
त्रिपुरा के सोनमुरा से बांग्लादेश के दाऊदकंडी के बीच है, ठीक है। और ये किस नदी के थ्रू गुजरेगा, तो गोमती नदी के थ्रू। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलयाली व्यक्ति कौन है? उत्तर है एस गोपाल कुमार। कौन है? एस गोपाल कुमार। और हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है एस गोपाल कुमार राव का नाम और मेडल का नाम, ठीक है। मेडल का नाम है बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और ये है मलयाली से। तो मलयालम कहाँ की भाषा है आप सभी को उम्मीद करते हैं पता होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस देश में कैलेंडर, डायरी एवं त्योहार ग्रीटिंग कार्ड पे प्रतिबंध लगाया गया? उत्तर है अपने देश भारत में। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट जो है वो आर्थिक कंडीशन को सही नहीं कर पा रही है, अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत दंश झेल रही है गवर्नमेंट, और हर सेक्टर में अपने खर्च पे कटौती कर रही है। और यही वजह है कि भारत की केंद्र सरकार ने कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और कॉफी टेबल बुक जैसी अन्य सामग्री की छपाई पर रोक लगा दिया, जिससे कि खर्च में कटौती करी जा सकेगी और अपने इकोनॉमी को सही करने का प्रयास किया जा सकेगा। ये कार्य किसने करा है? तो जो वित्त मंत्रालय है इनके तहत ये चीजें छपते थे, और इस बार ये सभी चीजें वित्त मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाएगा। इससे क्या होगा? तो हमने आपको बताया कि सरकारी खर्च रुकेगा, और जो हमारा अभियान है गवर्नमेंट का, क्या डिजिटाइजेशन, यानी डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देना, तो हम डिजिटाइजेशन को भी क्या कर सकेंगे? बढ़ावा दे सकेंगे। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। किस देश की शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवाओं को कृषि एवं गैर कृषि जमीन पर अधिकार देने का निर्णय किया? ध्यान देंगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने यह विवाद बहुत पहले से चला आ रहा था, और 2004 के समय में बांग्लादेश का जो लोअर कोर्ट था उसने इस पर निर्णय दिया था कि हाँ, जो हिंदू विधवाएं हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ गृहस्थी जमीन नहीं बल्कि जो कृषि जमीन है उन पर भी अधिकार होगा। लेकिन इस चीज को फिर आगे की कोर्ट में चैलेंज किया गया, और अब बांग्लादेश की जो शीर्ष अदालत है उसने भी लोअर कोर्ट के फैसले को मानते हुए ये निर्णय दिया कि हिंदू विधवाओं को कृषि एवं गैर कृषि दोनों प्रकार की जमीनों पर अधिकार देने का निर्णय करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न यहां से और भी याद होगा आपको कि बांग्लादेश से भारत का सबसे ज्यादा लंबा सीमा लगता है, ठीक है। यानी कि भारत सबसे ज्यादा अगर स्थलीय क्षेत्र कहीं से टच करता है तो बांग्लादेश से, कुल 4096 किलोमीटर का। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा सीमा लगती है किसकी? बांग्लादेश की, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किस देश के सहयोग से भारत के AK-203 राइफल का निर्माण होगा? उत्तर है रसिया। और ये जो है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, यानी ऐसा ये जो राइफल बनेगा वो कहां बनेगा? उत्तर प्रदेश के जो अमेठी जगह है वहां पर ये राइफल बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। यानी इसकी फैक्ट्री वहीं पे लगेगी। तो अब जो है अपने देश भारत में ही AK-203 राइफल का निर्माण रूस के सहयोग से शुरू होगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। मणिपुरी काला चावल, जिसको हम चचाओ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मणिपुरी काला चावल को GI टैग मिलने के बाद मणिपुर के अन्य किस उत्पाद को GI टैग मिलने वाला है? उत्तर है तमेंगलोंग ऑरेंज को। किसको? तमेंगलोंग ऑरेंज को। अभी जो है वो किसको मिला हुआ मणिपुर में? तो चचाओ चावल को, यानी कि जो काला चावल है उसको हम चचाओ बोलते हैं, उसको मिल चुका। और आगे किसको मिलने वाला है? तो वो है तमेंगलोंग ऑरेंज को। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ GI टैग क्यों दिया जाता है? तो GI का फुल फॉर्म हुआ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, और कोई भी वस्तु किसी क्षेत्र में एक विशेष पहचान दिलाने के लिए, यानी उस क्षेत्र का वो वस्तु है ऐसा विशेष पहचान दिलाने के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए GI टैग गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होगा कि उस वस्तु को एक वैश्विक स्तर पे पहचान मिलेगा और उस स्पेसिफिक क्षेत्र का विकास भी उस वस्तु की वजह से हो सकेगा, और इसी वजह से GI टैग प्रदान किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप बिहार से हैं तो भागलपुर के जर्दालू आम को, ठीक है, और मुंबई के अल्फांसो आम को GI टैग प्रदान है, ठीक है।
और बिहार के सिलाव के खाजा को भी प्रदान है। मुजफ्फरपुर की लिच्ची की बात करें तो उसे भी जीआई टैग प्रदान है। तो इस तरीके से बहुत जल्द हम आपके साथ जो 2019 और 2020 में अब तक जितने भी जीआई टैग मिले हुए हैं क्षेत्र वाइज, राज्य वाइज, उन सभी को आपके साथ एक जल्द ही वीडियो के साथ हम प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। दिल्ली रोइड्स 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है मोनिका अरोड़ा। और कौन है? सोनाली चितलीकर और प्रेरणा मल्होत्रा। यानी इन 3 लोगों ने मिलकर के दिल्ली रोइड्स 2020 पुस्तक को लिखने का काम करा है। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि संयुक्त प्रश्न में कभी कभी होता है कि इनमें से सभी का क्वेश्चन बन जाता है। तो उस स्थिति में आप इन तीनों का नाम ध्यान रखेंगे, मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलीकर और प्रेरणा मल्होत्रा का। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न ये था कि हमारे अपने देश भारत में कुल हाईकोर्ट की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जो 25वां हाईकोर्ट बन रहा है अपने देश भारत में वो अमरावती यानी आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है अमरावती, वहां पर। और इस प्रकार से कुल हाईकोर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। एक बात और भी यहां से आप ध्यान देंगे कि आज का प्रश्न है आपके लिए कि खादर एवं बांगर शब्द किससे संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप सभी बेहतर कमेंट्स अपने देते हैं इन डिटेल के साथ, उसी तरीके से इसके बारे में भी जितनी जानकारी आपके पास होंगी जरूर साझा करेंगे। फिर मिलेंगे अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।